हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट आपका रियल एनालिसिस चल रहा है। पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, उन्हीं एग्जांपल्स को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 3.32 जो कि राजस्थान 2002 में 5 में 8 में और 12 में पूछा गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनिएगा कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां xn इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N अभिसारी है तथा इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य है। ये हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट सीक्वेंस xn वेयर xn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज बिटवीन 2 एंड 3। इट्स लिमिट इज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, अब अभिसारी प्रूव करना है तो मैंने आपको चीजें बहुत सारी सिखा रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को या किसी भी अनुक्रम को आपको अभिसारी दिखाना है तो या तो आप उसको एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध दिखा दो, ठीक है, या आप उसे एक काम करो, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखा दो, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग, और उसको बाउंडेड दिखा दो तो वो अभिसारी हो जाएगा। या फिर आप उसको लिमिट के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू, यदि एक फाइनाइट लिमिट आती है, परिमित सीमा आती है, तो उसे भी आप क्या कह सकते हो कि सर जो वैल्यू है उसकी वो लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, तो भी वो क्या है, सीक्वेंस अभिसारी है। ठीक है, या फिर कन्वर्जेंट है। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ xn इक्वल टू कितना है, सॉल्यूशन देख रहा हूं मैं इसका कि xn इक्वल टू कितना है कि सर xn इक्वल टू 1 अपॉन n की 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n है। सीक्वेंस xn का जो nth टर्म है या nवां पद जो है xn वो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन से अलग तरीके से करूंगा और ऐसा केवल क्वेश्चन, ये एक आधे क्वेश्चन है जो इस मेथड से करने हैं, क्योंकि अगर अपन उस वाले मेथड पे जाएंगे ना, एकदिष्ट वाले पे या फिर वर्धमान वाले पे या फिर अपन परिबद्ध वाले पे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट मेथड आप देखिए इसका। xn इक्वल टू ये दे रखा है आपको करना कुछ नहीं है, लिमिट लगानी है। आपको क्या लगानी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, और इधर भी क्या लिखोगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, और यहां आप क्या लिखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यदि आपको इस क्वेश्चन को यदि xn वाली फॉर्मूला से करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस या कोई भी अनुक्रम xn यदि अभिसारी है या फिर वो कन्वर्जेंट है तो मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 हो। मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन कितना हो, n0। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, या फिर एक तरीका और बताया था मैंने आपको कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में करूं और xn बराबर मुझे जाई पड़े, जाई क्या होती है, एक परिमित सीमा होती है। जाई क्या होती है, एक परिमित सीमा होती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर जाई यदि मैं करूं, और जाई हमारी एक परिमित सीमा है, एक फाइनाइट यदि हमारे पास लिमिट है, तो अपन क्या कह देते हैं कि ये वाला अनुक्रम कैसा होगा, अभिसारी होगा या फिर कन्वर्जेंट होगा। तो वही काम मुझे यहाँ करना है कि इसको सॉल्व करके मुझे एक फाइनाइट वैल्यू लेके आनी है, एक परिमित मान लेके आना है। यदि इसको सॉल्व करने पर परिमित मान आ जाता है तब अपन क्या कह देंगे कि सर ये वाला अनुक्रम अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलो आगे देखो। मैंने क्या किया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n मैंने लिख लिया। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लिमिट में आप सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला अप्लाई करके ई होता है, फर्स्ट ईयर में आपने काफी जगह देखा होगा, लेकिन वो होता कैसे उस पर अपन को फोकस करना है। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। दोनों तरफ क्या ले लूंगा मैं, लॉग लेने पर कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है जी, सुनते जाओ ध्यान से। इधर लॉग लोगे क्या बनेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग xn इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सर लॉग कितना आने वाला है कि सर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर है। ठीक है यहां तक। अच्छा, लॉग में पावर आगे आ जाती है तो कितना बनेगा कि सर n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n लॉग कितना 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक, अब जब भी आपने प्रसार पढ़े होंगे तो आप खूब अच्छे से जानते हो कि log 1 प्लस एक्स का प्रसार कितना होता है कि सर log 1 प्लस एक्स का प्रसार होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसा प्रसार होता है किसका, log 1 प्लस एक्स का। तो x की जगह कौन बैठा है यहाँ पर, 1 अपॉन n बैठा है। x की जगह कौन बैठा है यहाँ पर, 1 अपॉन n बैठा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चलूं आगे तो मेरे पास इधर तो है कितना कि सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग xn
इज इक्वल की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मेरे पास n है और ब्रैकेट में क्या आएगा log 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह कौन बैठा है 1 अपॉन n, तो प्रसार के हिसाब से यहाँ x की जगह कौन आएगा 1 अपॉन n आ जाएगा, ये लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 अपॉन n का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 अपॉन 2n स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करें, इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log xn इज इक्वल कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को इससे गुणा किया तो 1 बचेगा, इससे करोगे तो 1 अपॉन 2n बचेगा, और प्लस डॉट 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 ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें लिमिट अप्लाई करने लगूंगा तो n का मान रखूंगा इन्फिनिटी अनंत, तो यहां रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इधर हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log xn पहले से है। अच्छा सुनो, बचा क्या मेरे पास कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log xn बराबर 1 बचेगा। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि log को उधर लेके जाओगे तो किसकी फॉर्मेशन ले लेगा वो e की पावर की, log को उधर लेके जाओगे तो किसकी फॉर्मेशन ले लेगा वो e की पावर की, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर कितना हो गया e की पावर n बोले तो e, और आप खूब अच्छे से जानते हो e की वैल्यू कितनी होती है 2.781 होती है, जो किसके बीच है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, और ये एक राशि कैसी है कि सर ये परिमित राशि है, डॉट डॉट होती है, ये कैसी राशि है परिमित राशि है, कैसी राशि है भैया एक परिमित राशि है या फिर फाइनाइट नंबर है, क्या है ये फाइनाइट नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैंने किया क्या ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn निकाला, सॉल्व करता गया यहाँ प्रसार कर दिया, इसके हिसाब से आगे सॉल्व किया मुझे मिल गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू e आ गया, e की वैल्यू 2.781 डॉट 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 होती है, जो किसके बीच में 2 और 3 के बीच में है, तो यही मुझे प्रूव करना था कि इसकी सीमा 2 व 3 के बीच में है, इसकी लिमिट जो है 2 और 3 के बिटवीन है। ठीक है, तो बिटवीन 2 एंड 3 इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये एक कैसी राशि है परिमित राशि है, फाइनाइट नंबर है, और जब ऐसा हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, जब ऐसा हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn आपका एक फाइनाइट नंबर आ जाए, तो आप कह दो कि जो सीक्वेंस xn है ना, जो अनुक्रम xn है वो कैसा है अभिसारी है, अनुक्रम xn कैसा है अभिसारी, अनुक्रम xn अभिसारी है या फिर कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, आसान चीज है, बहुत सिंपल चीज है, नोट कीजिए एक बार, फिर अपन और बड़े बड़े क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3.35, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के हिसाब से, आज तक अभी पूछा नहीं गया वैसे तो, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो पॉइंट्स यूज होने वाले हैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, छोटी छोटी बारीक आपको बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अभिसृत होता है, मतलब आपको प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रहा है किस चीज को लेके, अब वो क्या कर रहा है अपन उसको डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन कन्वर्ज करना, अभिसृत होना, अभिसारी होना, कन्वर्जेंट होना एक ही बात है सबके सब। ठीक है, एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है, और इनको प्रूव अभिसृत प्रूव करने के लिए या अभिसारी सिद्ध करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, वो आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, पहले बता चुका हूं, किसी भी सीक्वेंस को या किसी भी अनुक्रम को आपको कन्वर्जेंट दिखाना है या अभिसारी दिखाना है, तो उसका सीधा सीधा लॉजिक है, आप उसको एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान दिखा दीजिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखा दीजिए पहली बार, और साथ साथ आप उसे बाउंडेड भी दिखा दीजिए, परिबद्ध, साथ साथ आप उसे बाउंडेड दिखा दीजिए, परिबद्ध दिखा दीजिए। ठीक है, दो चीजें यदि आपने प्रूव कर दी, क्या क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड, एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध या एक दिष्ट ह्रासमान, है ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग,
यदि ये चीज आप प्रूफ कर देते हैं तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाता है, अभिसारी हो जाता है। ठीक, तो अभी के लिए कल क्वेश्चन ये अपने पास ये है कि प्रूव दैट सीक्वेंस xn, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां x1 इक्वल टू तो √7 दे रखा है, xn+1 इक्वल टू दे रखा है √7 + xn, कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x - 7 इक्वल टू 0, समीकरण x² - x - 7 बराबर 0 के धनात्मक मूल को अभिसृत होता है। तो इधर की जो जितनी भी लाइन लिखी हुई है ना, ये इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है, ना आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, कि समीकरण के धनात्मक मूल को अभिसृत हो रहा है कि इक्वेशन जो है इसके जो पॉजिटिव रूट को क्या कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, इस चीज पर आपको बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना है, ना इसको बिल्कुल पढ़ना है। अभी का हमारा टारगेट केवल इतना सा है कि हमारे पास x1 तो ये है और xn+1 ये है, इन दोनों का यूज करते हुए, x1 का और xn+1 दोनों का यूज करते हुए मुझे अभी ये प्रूव करना है कि हमारा सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है या फिर हमारा अनुक्रम xn अभिसारी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे। या तो मुझे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड दिखाना पड़ेगा, मतलब एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध। एक दिष्ट वर्धमान नहीं है तो एक दिष्ट हास्यमान दिखाना पड़ेगा और परिबद्ध दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड। दो चीजें यदि मैं दिखा देता हूं तो मुझे क्या प्रूव हो जाएगा कि अभिसारी। पहले अपन को ये पता लगाना है कि ये अभिसारी है, ये कन्वर्जेंट है, उसके बाद अपन ये पता लगाएंगे कि किस चीज को कन्वर्जेंट है ये। ठीक है, पहली। दूसरी बात मेरी आप ध्यान से सुनिएगा कि एकदिष्ट वर्धमान या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। एकदिष्ट वर्धमान या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जो अगला पद है वो पिछले से बड़ा है, नेक्स्ट जो टर्म है वो उसकी प्रीवियस टर्म से बड़ी है, x1 से बड़ा x2 है, x2 से बड़ा x3 है, x3 से बड़ा x4 है, फिर डॉट डॉट चलती चली जाती है। ठीक है, और परिबद्ध का बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि सर बाउंडेड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि नीचे से कोई संख्या मिल जाए, ऊपर से कोई संख्या मिल जाए, नीचे से परिबद्ध हो, बाउंडेड फ्रॉम बिलो, ऊपर से परिबद्ध हो, बाउंडेड फ्रॉम अबव, बीच में आपके सारे के सारे अनुक्रम के पद रह जाएं या बीच में आपके सारी सारी चीजों के टर्म रह जाएं तो उसको अपन क्या कह देते हैं, बाउंडेड कह देते हैं। पहली बात। अच्छा, और सुनो ध्यान से, इसमें प्रूव कैसे करते हैं कि सर एकदिष्ट वर्धमान का मतलब तो आपने बता दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब तो बता दिया कि अगला पद पिछले से बड़ा है, लेकिन इसको एक्चुअल में प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, मैथमेटिकल इंडक्शन अपन काम में लेते हैं, गणितीय आगमन, और इसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले करा भी दिए हैं और आज मैं फिर से करा रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझिएगा और सुनिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले x1 आपको क्या दे रखा है कि सर x1 दे रखा है √7, इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। xn+1 कितना है कि सर xn+1 है √7 + xn। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर दे दिया 2। यदि n की वैल्यू इसमें 1 रखी जाए, n की वैल्यू इसमें क्या रखी जाए 1, तो ये 1 + 1 2 होगा, मतलब मुझे कितना मिलने वाला है x2। अंडर रूट में कितना आएगा 7 + x1। ठीक है, तो x2 बराबर अंडर रूट में 7 + x1 कितना होगा कि सर x1 होगा √7। बात समझ में आई कि सर बिल्कुल आ गई हमारे कि x2 कितना होगा √7 + √7। ये वैल्यू मुझे एक बात बताइए, √7 से छोटी है या फिर नहीं, ये वैल्यू बड़ी है या नहीं। ये सारी की सारी वैल्यू √7 से बड़ी है। ठीक है, क्यों है देख लो, अभी √7 में 7 प्लस हो रहा है, √7 में 7 जोड़ रहे हैं फिर उसका रूट कर रहे हैं, तो आराम से √7 से बड़ी होगी। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि √7 ही हमारा कितना है x1 है, √7 ही हमारा कितना है x1। इसका मतलब हुआ x2 बड़ा है किससे, x1 से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। n बराबर यदि 2 रखा जाए इसमें तो ये बनेगा x 2 + 1 कितना हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर √7 + x2। ठीक है, तो √7 + x2 कितना है पूरा का पूरा, अंडर रूट के अंदर कितना 7 और प्लस के अंदर कितना √7, तो x2 की वैल्यू उठा के रख दी मैंने यहाँ पर। ये जो टर्म है वो डेफिनेटली बड़ी होगी किससे, इस पूरे के पूरे पद से, √7 + √7, और ये हमारा क्या है x2 है। भाई ये मेरे पास क्या है x3 है, x3 ये लिख दिया मैंने। ये पूरा का पूरा जो मान है वो इसमें कुछ जोड़ के फिर रूट कर रहे हो आप, इसमें कुछ जोड़ के फिर रूट कर रहे हो, डेफिनेटली इससे तो बड़ा ही आना है। ये हमारे पास क्या है x2, तो x2 से बड़ा कौन है मेरे पास x3 है, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ अनुक्रम xn बन क्या रहा है कि जो अनुक्रम xn जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, और ये काम आएगा हमारे, इसको ध्यान रखना। सबसे पहला पद कितना है कि सर √7, अगला पद कितना है कि सर √7 + √7, उसके बाद अगला पद कितना है कि सर अंडर रूट के अंदर 7 प्लस अंडर रूट के अंदर 7 और प्लस अंडर रूट के अंदर 7, और ऐसे ही ये चीजें आगे बढ़ती चली जा रही है।
x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है कौन, x3। ठीक है, आप लोग एक लाइन लिखोगे कि यहां कि सर x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है कौन, x3। तो 3 पदों में मैंने देखा, अभी केवल 3 पदों के लिए देखा है मैंने कि x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है कौन, x3। ठीक है, तो माना, अब गणितीय आगमन क्या कहता है सर, n बराबर 1 के लिए चेक करो। तो ये तो आप मान लीजिए n बराबर 1 के लिए चेक हो गया, n बराबर k के लिए मानकर चलो और n बराबर k+1 के लिए लेकर आओ। ठीक है, सुनिएगा। तो माना किसके लिए कि लेट कि जो xn+1 है, जो xn+1 है वो बड़ा है किससे, xn से, या k ले लो, n का तो उसमें है ही पहले से, xk+1 बड़ा है किससे, xk से। और इक्वेशन नंबर मैंने इसको कितना दे दिया, 3 दे दिया। मैंने अपने मन से मान लिया, होता है ना n बराबर k के लिए, यही तो कह रहा है कि दूसरा पद पहले से बड़ा है, तीसरा पद दूसरे से बड़ा है। मैंने यहां वही लिखा है कि k+1 जो पद है ना वो kवें पद से बड़ा है, k+1 जो पद है वो kवें पद से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर k+1 जो पद है वो kवें पद से बड़ा है, तो xk+1 बड़ा है किससे, xk से। मेरी बात समझ में आ गई सर? ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि सर n बराबर k के लिए तो आप लेकर चल रहे हो, किसके लिए मान लिया मैंने, n बराबर k के लिए। अब मुझे प्रूफ किसके लिए करना है, n बराबर k+1 के लिए। यदि n बराबर k+1 के लिए भी सिचुएशन आ जाती है तो मैं कह दूंगा कि गणितीय आगमन से एक दिष्ट वर्धमान फलन है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा ध्यान से। ऐसा मत सोचना सर यहाँ तो लेस देन लग रहा है, ग्रेटर देन क्यों लगा दिया, ये वही बात है, इसको चाहूं तो xk लेस देन xk+1 भी लिख सकता हूं। बात वही है कि अगला पद पिछले से बड़ा है, और ऐसे लिखना तो आप ऐसे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो xk है ना वो छोटा है किससे, xk+1 से। और इक्वेशन नंबर मैंने इसको कितना दे दिया, 3 दे दिया। लेकर क्या आना है, n = k के लिए लेकर चल रहे हो ना, लेकर किसके लिए आएंगे, k+1 के लिए। मतलब यहां k+1 आना चाहिए और यहां k+1+1 k+2 आना चाहिए यहां पर। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, मुझे दिख रहा है सर 7+ है सब जगह, तो इधर भी मैंने 7+ कर दिया, इधर भी मैंने 7+ कर दिया। तो देखना ध्यान से, 7+ xn लेस देन 7+ xk+1। अरे कोई तराजू है, तराजू में एक पल्ला झुका हुआ है, एक ऊपर है, ये भारी है और ये हल्का है। अब दोनों तरफ ये मैंने बराबर के बांट डाल दिए, इधर भी 7 किलो का, इधर भी 7 किलो का, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, उतना का उतना रह जाएगा वो तो। चलो ठीक, अगर मैं दोनों पे रूट लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, अगर मैं दोनों पे रूट लगा दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और यदि इसका कंपैरिजन मैं इससे करूं, xk है ये ना, यदि इसका कंपैरिजन मैं इससे करूं जो हमारा xn+1 है, तो देखो 7+ xn किसके इक्वल है, xn+1 के। 7+ xn किसके इक्वल है, xn+1 के। तो 7+ xk किसको इक्वल होगा, xk+1 के। लेस देन, अब जो 7+ xk+1 है, जो 7+ xk+1 है, उसको देखो यहाँ n की जगह k+1 है, तो यहां भी n की जगह k+1+1 कितना हो जाएगा, k+2। ऑटोमेटिक हमारी चीजें बनी या नहीं बनी, कि सर बन गई है तो मजा आ गया। देखो ध्यान से, मैं n बराबर k के लिए लेकर चला था और मेरा बार n बराबर k+1 के लिए मेरे पास आ गया, तो मैं क्या कह दूंगा, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो बहुत ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को, बार बार रिपीट करूंगा इसको मैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय फर्स्ट ईयर पढ़ाया आपने ये और 11th में पढ़ा था, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होगा कि जो xn+1 है वो हमेशा बड़ा होगा। xn से बड़ा कौन होगा, ये सर xn+1 होगा। मतलब अगला पद पिछले से बड़ा होगा हमेशा, और जब ऐसा सीक्वेंस जिसका अगला पद पिछले से बड़ा हो तो वो डेफिनेटली कैसा होगा कि सर वो हमारा एक दिष्ट वर्धमान फलन होगा। तो लिख देना, अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान है। कहां लिखोगे, यहां लिख दो। ठीक है, अतः अनुक्रम xn, अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान है। कैसा है भैया, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है। कौन, अनुक्रम xn। आधी चीजें प्रूव हो चुकी हैं, मतलब हमें 2 चीजें दिखानी होती है अभी सारी के लिए, एक तो परिबद्ध और एक दिष्ट वर्धमान या ह्रासमान। तो एक दिष्ट वर्धमान मेरे पास आ गया। पता कैसे लगता है दिष्ट वर्धमान का या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, कि जो नेक्स्ट टर्म होगी ना xn+1 वाली, वो xn से बड़ी होनी चाहिए। प्रूव करने का तरीका मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। दोबारा सुन लो मैंने क्या किया,
सबसे पहले मैंने x1 को देखा, फिर मैंने x2 को देखा, फिर मैंने x3 को देखा। x1 तो क्वेश्चन ने खुद ने दे रखा है और xn प्लस 1 की सहायता से मुझे x1 x2 x3 मिलने वाले हैं, ठीक है, x2 आगे की जो टर्म्स। x2 जैसे ही मैंने निकाला तो मुझे पता लगा ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी √7 से बड़ी है, पहले आप सॉल्व करके देख लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। और ये किसके इक्वल है कि सर ये x1 के इक्वल है, तो जो x2 है वो x1 से बड़ा हो गया। सेम जब मैंने x3 को देखा तो x3 वाला x2 वाले से बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहां मुझे पता लग रहा है कि जो सीक्वेंस तो ये बन गया xn, ये वाला पूरा का पूरा बन गया हमारे पास। और जो x1 से बड़ा है x2, x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है x3, ये मैंने 3 चीजें लिख दी यहां पर। सपोज कीजिए किसकी जैसी है कि सर ये n = 1 के जैसी हमारे पास है, ठीक। आगे बढ़ता हूं मैं, अब मुझे करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ। गणितीय आगमन क्या कहता है कि सर n = 1 के लिए आपके पास आ जाए तो आप n = k के लिए लेकर चलो और n = k+1 के लिए लेकर आओ, ये तो कहता है वो। तो मैंने मान लिया कि n = k के लिए xk < xk+1 है, n = k के लिए xk < क्या है xk+1, मतलब k के लिए मान लिया मैंने चीज, मतलब k वा पद k+1 पद से छोटा है। अब लेकर के आएंगे कि सर k+1 वाला, तो यहाँ k+1 होना चाहिए और वहां k+2 हो जाएगा फिर। तो मैंने दोनों तरफ 7 जोड़ दिए 7, दोनों तरफ मैंने रूट लगा दिया। इसका कंपैरिजन मैंने इससे किया तो मुझे पता लगा कि जब ये जो है ना इसके जैसा ही बस n की जगह k है, तो यहां भी n की जगह कितना आ जाएगा k आ जाएगा, तो बन जाएगा xk+1। इसका कंपैरिजन मैंने इससे किया तो k+1 की जगह कौन है n, या n की जगह k+1 है, तो यहां भी रखोगे k+1+1 तो कितना हो जाएगा k+2 हो जाएगा, ठीक है। तो xk+1 छोटा है xk+2 से, तो अपन 1 के लिए हुआ था, k के लिए मानकर चले थे और k+1 के लिए हम लेकर आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन बोलते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से xn छोटा हो गया किससे, xn+1 से। ऐसा सीक्वेंस जिसकी जो n+1वीं जो पद है वो nवें पद से छोटा है, बड़ा है सॉरी, ऐसा अनुक्रम जिसका n+1वां पद nवें पद से बड़ा है, तो मतलब अगला पद पिछले से बड़ा है, तो ऐसा अनुक्रम क्या होता है, एक दिष्ट वर्धमान होता है या मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। आधा काम हो चुका है, अब परिबद्धता और दिखानी है, बाउंडेड, कि दोनों तरफ से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध है और नीचे से परिबद्ध है। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो अपन एक दिष्ट वर्धमान या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा चुके हैं इसको। अब आगे हमें क्या प्रूव करना है, सुनो, परिबद्धता प्रूव करनी है। तो देखो यहां सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ये एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये वाला, तो वैल्यूज बढ़ रही होंगी आगे निश्चित रूप से, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा आगे के होंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से सबसे छोटी वैल्यू है, इससे बड़े ये, इससे बड़े ये, इससे बड़े आगे कैसे चलेगा, तो डेफिनेटली सबसे छोटी वैल्यू, इससे छोटा कोई नहीं है, मतलब नीचे से इसको किसने बाउंड कर दिया कि सर √7 ने बाउंड कर दिया। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, दोबारा सुन लो ध्यान से। ये जो वैल्यू है, ठीक है, सब छोटी वैल्यू है इसकी, इससे बड़ी कोई वैल्यू इसमें नहीं है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, जब तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर एक दिश वर्धमान अनुक्रम है, एक दिश मतलब एक दिशा में, वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, वन डायरेक्शन में। तो ये जो वैल्यू है इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटा तो कुछ है नहीं ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमारी है इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं है, और इससे छोटी वैल्यू यदि कोई नहीं है तो जिसने इसको नीचे से परिबद्ध कर दिया, मतलब नीचे से बाउंड कर दिया कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते, तो नीचे से तो बाउंडेशन बन गई ना। अब केवल ये पता लगाना है कि ऊपर से कौन बाउंड कर रहा है, कि ऐसी वैल्यू कौन सी है सारे के सारे क्या है, छोटे हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि चूंकि अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, चूंकि अनुक्रम xn, किसी को यदि वर्ड्स वगैरह नहीं दिखे तो मैं पहले कह रहा हूं तो क्वालिटी हाई कर लेना, या फिर मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है कि सिंस
सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो सारी की सारी जो वैल्यू है इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी। मतलब जो xn है ना वो डेफिनेटली बड़ा होगा किससे, √7 से। √7 से बड़ा होगा कौन, xn। और इक्वेशन नंबर 1 2 3 दे दी, इसको दे दिया मैंने कितना, 4, इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। नीचे से तो पता लग गया √7 ने कर दिया। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी यदि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि होगा, कोई भी यदि एक दिष्ट वर्धमान यदि अनुक्रम होगा, तो वो नीचे से तो हमेशा परिबद्ध होगा। आप लिखो चाहे मत लिखो, कि सब छोटी वैल्यू मिलेगी उसमें हमें आगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि यहां मैं देख रहा हूं किसको, x1 को, कि सर x1 है √7। अब देखो ध्यान रखना, जब भी आपको ऊपर से परिबद्ध दिखाना है, जब भी आपको अपर बाउंड दिखाना है, तो आपको एक चीज पे दिमाग फोकस करना है। तो अपने मन से आपको कोई भी एक नंबर ऐसा चुन लेना है जिससे सारे अवयव आपको छोटे दिखा दो। और सर ये चुनेंगे कैसे, ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी मैं अपने मन से ले रहा हूं और फिर आपको समझा चलूंगा ये वैल्यू 7 से छोटी है या नहीं, कि सर है 7 से छोटी है ना ये। ठीक है, जब हो सकता है ये 6.5 से छोटी हो सकता है कि ये 5 से भी छोटी हो सकता है, 2 छोटे हो, लेकिन एक मैंने 7 ले लिया तो मुझे सबके लिए काम करेगा। ठीक है, अच्छा x2 कितना है, कि सर x2 वाला जो है वो √7 प्लस √7 है, ये भी 7 से छोटा होगा, कि सर होगा। x3 कितना है, कि सर x3 है √7 प्लस √7 और प्लस √7, तो ये भी किससे छोटा है, 7 से छोटा है। मेरी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होंगी, कि सर आ रही है, सारी वैल्यू 7 से छोटी है। तो आप कह सकते हो कि यहां x1 लेस देन x2 लेस देन x3, और ये सब के सब किससे छोटे हैं, 7 से छोटे हैं। ठीक है, तो वही सिचुएशन फिर से क्रिएट कर रहा हूं मैं, गणितीय आगमन वाली, मैथमेटिकल इंडक्शन वाली सिचुएशन फिर से क्रिएट कर रहा हूं कि साहब ये काम तो हो गया किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। ठीक है, अब आप मान लोगे कि माना n बराबर k के लिए सत्य है, मतलब कि जो x k है ना वो छोटा है किससे, 7 से। x के छोटा मैंने किससे मान लिया, 7 से छोटा मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि सर अब एक काम करते हैं, अब लाना तो क्या है, x के +1 लेके आना है भाई। यदि गणितीय आगमन या मैथमेटिकल आंसर चाहिए तो सर ये तो 1 के लिए मान लिया आपने, उसके बाद k के लिए मान लिया। कभी ये मत सोचना सर 1 के लिए तो आपने 1 2 3 ले लिए, 1 के लिए का मतलब हमको शुरुआत करनी है। आप भले 1 ले लो x1, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने 2 ले लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने 3 ले लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनिशिएट करने के लिए चाहिए, शुरुआत करने के लिए। अब 2 3 ले लिए तो उसका फर्क पड़ नहीं रहा मुझे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 7 प्लस कर दिया, इधर भी 7 प्लस कर दिया और इधर भी मैंने 7 प्लस कर दिया। इधर रूट लगाया तो √7 प्लस x के लगा दिया, यहां लगाया तो रूट कितना हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, अच्छा √7 प्लस x के कितना होगा, कि सर ये तो x के +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x के +1, ये किससे, √14 से छोटा है। √14 जो है क्या वो 7 से छोटा नहीं है, कि सर है। √14 जो है वो 7 से छोटा ही होगा, कितना ही कर लो भले, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा ये, 3 और 4 के बीच में 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 7 से छोटा ही रहेगा। मतलब इंप्लाइज करके आप लिख सकते हो कि x के +1 छोटा है किससे, 7 से। तो देखो मैंने वही काम फिर से रिपीट कर दिया कि ये तो 1 के लिए हुआ 7 से छोटा, ये मैंने k के लिए लेकर चला 7 से छोटा, और ये मैंने k +1 के लिए कर दिया। तो इंप्लाइज करके आप क्या लिखोगे कि गणितीय आगमन से जो पूरा का पूरा हमारा xn है वो छोटा है किससे, 7 से। xn पूरा का पूरा किससे है भैया, 7 से छोटा है। तो xn यदि 7 से छोटा है तो इक्वेशन नंबर इसको कितना दे दिया, 6। तो एक तो 4 को उठा लो और एक 6 को उठा लो, बाई 4 एंड 6, बाई इक्वेशन नंबर 4 एंड 6। 4 तो ये कह रहा है कि √7 से तो बड़ी है सारी वैल्यू, √7 से तो सारी वैल्यू बड़ी है, और 6 ये कह रहा है कि 7 से छोटी है। तो ये बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ, इसी को तो कहते हैं परिबद्ध, कि नीचे से स्मॉल के मिल जाए ऊपर से कैपिटल के मिल जाए, तो बीच में xn पड़ा हो, तो आप क्या कह दोगे कि अनुक्रम xn कैसा है, परिबद्ध है। अनुक्रम xn परिबद्ध बोले तो बाउंडेड है, कि सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। ठीक है, अब अनुक्रम xn हमारा एक समान अभिसारी एक दिष्ट वर्धमान भी आ गया और परिबद्ध भी आ गया, मतलब मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग भी आ गया और बाउंडेड भी आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या है, ये एक अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, आप लिख देना सिंस सीक्वेंस xn जो है वो दो चीज है, एक तो वो आपका है क्या कि एक दिष्ट वर्धमान,
एक दिष्ट वर्धमान, ठीक है। दूसरा वो आपका क्या है, परिबद्ध, दूसरा वो आपका क्या है, परिबद्ध है। इसको तो बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं क्या, बाउंडेड। और दोनों की सहायता से जो मिल रहा है, दोनों की सहायता से मिलेगा क्या होगा, अभिसारी होगा। अभिसारी बोले तो कन्वर्जेंट, मतलब लिख देना, सो सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट। अनुक्रम एक्शन कैसा है भैया, अभिसारी है। अनुक्रम एक्शन कैसा है, अभिसारी है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका आधा भी कंप्लीट हो गया। मतलब क्वेश्चन जो बातें कही थी ना कि अपन को अभिसारी दिखाइए इसको, तो मैंने इसको अभिसारी दिखा दिया। बहुत जबरदस्त और बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। दोबारा सुन लो मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पर देखा ये हमारे सीक्वेंस की टर्म्स है, ठीक है। पहला और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, √7 है, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। तो सबसे छोटी वैल्यू √7 है, तो सारी वैल्यू √7 से बड़ी होंगी। तो मैं लिख दिया √7 लेस देन इक्वल टू कितना, xn, ठीक। अब x1 को देखा मैंने, x1 कितना, √7। दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर 7 को क्यों पकड़ा आपने। 7 को मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मुझे पता है कि सारी की सारी वैल्यू जो है ना 7 से छोटी में दिख रही है। आप 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 200, 500, 1000, कितना लो मन करे जितना। लेकिन हाँ, एक कोई ऐसा नंबर चुन लो जिससे ये चीज बढ़ जाए। जैसे 7 ही क्यों लिया, क्योंकि वो 7 की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम में आ रहा है। 7 जो है वो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम में आ रहा है और सारी वैल्यू 7 से छोटी भी है, ठीक है। चलते चलो, x1 इक्वल टू कितना, √7 जो 7 से छोटा है। x2 ये रहा, ये भी 7 से छोटा है। x3 ये रहा, ये भी 7 से छोटा है। तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3 किससे छोटा है, 7 से। अब वही चीज आ गई, ये तो n इक्वल टू 1 के जैसा हो गया। अब मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए भी क्या है, ये सही है। तो x के किससे छोटा हो गया, 7 से। तो अब दोनों तरफ मैंने 7 को प्लस किया, मुझे दिखाना क्या है, x के +1 के लिए दोनों तरफ रूट लगा दिया। x के +1 छोटा हुआ √14 से। √14 जो खुद वो भी 7 छोटा होता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आएगा। तो x के +1 छोटा हो गया किससे, 7 से। तो गणितीय आगमन से या फिर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन xn छोटा हो गया किससे, 7 से। जितनी भी टर्म होंगी ना वो सबके सब n भी जो टर्म होंगे, n पद जो होंगे, सबके सब 7 से छोटे हो गए। तो बाई इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 √7 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन कितना हो गया, 7 हो गया। तो जो नीचे से परिबद्ध हो गया, ऊपर से परिबद्ध हो गया, तो क्या हो गया, टोटल परिबद्ध हो गया। अब एकदिष्ट वर्धमान मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, परिबद्ध है मतलब बाउंडेड है। तो दोनों चीज क्या इंप्लाई करती हैं कि अभिसारी अनुक्रम है ये। तो सो सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी। अब क्वेश्चन में केवल इतना सा रह गया कि सर अभिसारी तो है, तो अभी किसी न किसी चीज को अभिसरित भी करेगा भाई, कुछ ना कुछ तो सीमा या लिमिट होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है ना वो इसके पॉजिटिव मूल के है, पॉजिटिव रूट के लिए। कि सर इसकी जो लिमिट है, इसकी जो सीमा है, वो जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इस इक्वेशन के धनात्मक मूल को अभिसरित होती है, ठीक है। अब ये कैसे होगा एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो ये चीज हमको प्रूव करनी है ना धनात्मक मूल वाली। तो देखिए, मान लीजिए कि जो इसकी सीमा वो जाई है, माना जो सीक्वेंस एक्सन है वो जाई को अभिसरित होता है, माना अनुक्रम एक्सन जाई को अभिसरित होता है। भाई ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि अभिसारी है, लेकिन किसके लिए अभिसरित हो रहा है वो पता नहीं है ना, जाई के लिए होता है। कि लेट सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू जाई, लेट सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू जाई। तो अब भले मैं एक्सन पर लिमिट अप्लाई करूं, चाहे मैं एक्सन +1 पर लिमिट अप्लाई करूं, दोनों पर क्या आएगी वैल्यू, जाई आएगी। तो लिमिट, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये एक्सन बराबर भी क्या होगा, जाई। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
एक्स एन प्लस वन बराबर में कितना होगा, जाई होगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर भी जाई होगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन बराबर क्या होगा, जाई होगा। उसको उठा लिया मैंने अब कि सिंस कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट में कितना है 7 प्लस एक्स एन। इसकी वैल्यू कितनी है कि सर जाई है। अब ये n की लिमिट है ना, तो एक्स एन पर ही अप्लाई होगी, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 7 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन। तो ये आ गया जाई बराबर अंडर रूट 7 प्लस जाई। स्क्वायर करोगे तो जाई स्क्वायर, जाई को इधर लाओगे माइनस का जाई, 7 को इधर लाओगे माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, कि सर कोई फर्क नहीं है, कि ये जाई स्क्वायर माइनस जाई माइनस 7 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 है। तो बातें समझ में आ रही है भाई, ये जाई स्क्वायर माइनस जाई माइनस 7 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ध्यान से देखिए कि जाई स्क्वायर माइनस जाई माइनस 7 इक्वल टू 0 कर मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास है जाई स्क्वायर माइनस जाई माइनस 7 इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या, कि सर नहीं हो रहे, फिर किससे होगा, द्राचार्य से। तो बताइए मुझे जाई इक्वल टू क्या बनने वाला है, कि सर माइनस का बी होता है तो 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा 1 गुणा माइनस 7 प्लस के 28, 7 चौका 28 और 2a तो 2 आ गया। तो ये आ गया जाई बराबर 1 प्लस रूट 29 बटा 2, और कितना आएगा 1 माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 2। ये तो नेगलेक्ट कर दिया मैंने नेगेटिव वाला, क्योंकि अंडर रूट 29 जो होगा 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा ना, 5 और 6 के बीच में आएगा ये, क्योंकि 5 का 25 6 का 36 उसके बीच में ये, तो 5.5 के लगभग पहुंचे गाड़ी, और एक में 5.5 जाएगा तो माइनस का 4.5 बचेगा, तो नेगेटिव टर्म आने वाली है। और जो हमारा सीक्वेंस था आपने देखा होगा, शुरुआत रूट 7 से हुई थी, फिर अंडर रूट 7 प्लस रूट 7, सारी वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो आप लिखोगे सिंस एक्स एन जो है वो पॉजिटिव है, तो जाई इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस रूट 29 अपॉन 2। ठीक है, तो जाई इक्वल टू ये आ गया, ये क्या है, इसके लिमिट है। लेकिन सुनिएगा, इसका जो धनात्मक मूल, मूल बोले तो क्या होता है, रूट, रूट बोले तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन तो ये है, कोई फर्क है क्या। तो यहां से जो वैल्यू जाई की मिली है, वहां से वो वैल्यू किसकी मिलेगी, एक्स की मिलेगी। भाई जाई की जगह एक्स ही तो लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू यहां से जाई की मिली है वो वैल्यू वहां से किसकी मिलेगी, एक्स की मिलेगी। तो जाई से वैल्यू किसकी मिलेगी, एक्स की, या एक्स की वैल्यू किसकी मिलेगी, जाई की। तो ये जो जाई की वैल्यू आई है वही वो एक्स की वैल्यू आएगी, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगा, उसका रूट होगा, मूल होगा। अब मैंने धनात्मक मूल लिया ना पॉजिटिव वाला, नेगेटिव टर्म तो होगी नहीं, तो आप क्या लिख दोगे इक्वल में, कि ये जो है ना अपने पास जाई आया है, कि जाई इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 2, क्या है ये, कि सर समीकरण कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 के का धनात्मक मूल है। कैसा मूल है भैया, ये धनात्मक मूल है। लिख देना पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। सही है कि सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुन लेना। मैंने मान लिया, अब ये तो प्रूव कर चुका था मैं कि अनुक्रम एक्सन किसको अभिसारी तो है। अब अभिसारी है तो किसी न किसी लिमिट को अभिसरित तो होगा, कन्वर्ज करेगा। तो मैंने मान लिया कि जाई को अभिसरित होता है ये, ठीक है। तो लेट सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू जाई, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन बराबर भी जाई होगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन प्लस 1 बराबर भी जाई होगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट 7 प्लस एक्सन होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंदर लिमिट लगा दी इसमें मैंने, तो 7 प्लस ये कितना हो गया, जाई हो गया। तो जाई स्क्वायर सॉल्व करके देखा मैंने, ये द्रचार्य सॉल्व किया, ये नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, पॉजिटिव होगी। अब जो इक्वेशन वो है वही इक्वेशन ये है, बस वेरिएबल का फर्क है एक्स का और जाई का। तो इसका ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का धनात्मक मूल हो जाएगा, हो गया काम। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 3 बार में हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बहुत सारी नई चीजें इससे सीखने को मिली है हमको। फोकस इस बात पे करना है कि यदि कोई सीक्वेंस अभिसारी है, यदि कोई अनुक्रम अभिसारी है, तो उस अभिसारी अनुक्रम का या फिर उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए जरूरी क्या है, एक तो एकदिष्ट वर्धमान या एकदिष्ट ह्रासमान दिखाना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना, साथ साथ बाउंडेड या परिबद्ध दिखाना। 2 बातें आपने प्रूव कर दी तो अभिसारी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे डिस्कस करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन से, फिर नेक्स्ट टॉपिक उपानुक्रम पे आएंगे और जल्दी जल्दी यूनिट खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।